हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन एकेडमी पर। आज हम सितंबर 2022 के जो क्रोनोलॉजी का करंट अफेयर आता है उसका राष्ट्रीय परिदृश्य करने वाले हैं। इससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसकी ये क्लास पूरी होने के बाद में इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। ये जो क्लास है आपको बहुत ही शानदार तरीके से पूरा कंटेंट करवा रहा हूं मैं। आरएस के लिए, रीट मेंस के लिए, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए, जो भी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के टीचर एग्जाम्स हैं उनके लिए, एलडीसी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, ईओआरओ के लिए, जो भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं सब के लिए बेनिफिशियल है। इससे पहले मैं आपसे एक बार माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं क्लास नहीं ले पाया बहुत दिन से, क्योंकि मैं थोड़ा फीवर हो गया था मुझे। अभी भी अगर थोड़ा सा बीच में कुछ इंटरप्ट हुआ आप तो उसमें हमें माफ कर देना। और अभी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला है 21 नए रामसर स्थल घोषित किए गए सरकार द्वारा। 21 नए रामसर स्थल घोषित किए हैं, जिसके बाद में हमारे रामसर स्थल टोटल हो गए हैं 75। पहले कितने थे? 54 थे। 21 और घोषिट कर दिए तो 75 हो गए। इस साल की स्टार्टिंग में थे 49, फिर 5 घोषित किए और अब 10 + 21 11 और घोषित कर दिए, तो टोटल 75 रामसर स्थल हो गए। इन 21 की स्थिति आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि किसी को भी देख के आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। थोड़ा सा हार्ड रहेगा आपके लिए, क्योंकि 21 को एक साथ याद करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप 3-4 दिन में आप 3-4 करके आप याद रख लेना इनको। जैसे एक स्टेट की एक साथ याद रख सकते हो, दूसरी स्टेट की एक साथ याद रख सकते हो, फिर ऐसे ही करके सभी स्टेट्स की मैंने अलग अलग लिखती है यहाँ पे, तो आप इनको देख के याद कर लेना। मैं बोल के सुनाऊंगा, उससे कोई भी टाइम खराब होगा फालतू में, तो इससे बेटर है आप खुद ही पढ़ने इसको। हाँ, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि वर्तमान में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे हैं, तो तमिलनाडु में है। कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है 14। इससे पहले यूपी में थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इस बार, किस एग्जाम में पूछा गया मुझे याद नहीं है, लेकिन इस बार ही पूछा गया 2022 में ही कि सर्वाधिक रामसर स्थल किस इसमें राज्य में है। लेकिन अगर अब पूछा जाएगा ना तो तमिलनाडु इसका आंसर होगा ना। और रामसर समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसी समझौते के आधार पर जो भी नम भूमियां होती हैं उनको रामसर भूमियां घोषित किया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस रामसर समझौते के कारण 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और जो ये भी 21 जो ये लिखी हुई है रामसर साइट्स, वो आप याद रख लेना। और ये जो तीनों बातें हैं इंपॉर्टेंट, इनका भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान, आपने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया होगा। हर घर तिरंगा अभियान कब आयोजित किया गया था? तो 13 से 15 अगस्त को आयोजित किया गया था। 13 से 15 अगस्त 2022 को। क्यों आयोजित किया गया था? क्योंकि हमारे स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हुए थे और इस बार हमारा 76वां इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है। 76वां स्वतंत्रता दिवस था और 75 वर्ष हमारे आज़ादी को पूर्ण हुए। इस खुशी में हमने हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया था, जिसमें पोस्ट ऑफिस पर सरकार ने जो तिरंगा पहुंचाया था ताकि हर आदमी उसको परचेज कर सके, अपने घर पर लगा सके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 13 से 15 अगस्त। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई है। मंकी पॉक्स जो फिलहाल एक बीमारी घोषित की गई है और इस बीमारी को WHO ने कोविड-19 के बाद में 2 साल के अंतराल के बाद में एक पहली बार किसी बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, तो वो है ये मंकी पॉक्स, ठीक है। मतलब 2020 में WHO ने कोविड को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था और उसके बाद में 2 साल बाद में 2022 में मंकी पॉक्स को घोषित किया है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। तो आप समझ सकते हो उसकी गंभीरता कितनी है। इसके लिए एक सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है, जैसे कोरोना के लिए बनाई थी। उसके किसके नेतृत्व में बनाई गई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये डॉक्टर वीके पॉल के नेतृत्व में बनाई गई है। डॉक्टर वीके पॉल कौन है? तो ये नीति आयोग के सदस्य हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा ही। तो ये कौन है? मोदी जी हैं। और ये क्वेश्चन आपके हाई कोर्ट जो एलडीसी की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला कहाँ आया था? तो ये केरल में आया था। भारत में पहला मंकी पॉक्स का जो मामला आया था केरल में आया था।
इससे पहले आपको याद होगा कि कोरोना का जो पहला मामला था वो भी केरल में आया था, ठीक है। और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बता ही दी कि WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि गला थोड़ा सा मेरा सही काम नहीं कर रहा है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आप हाँ, यहाँ से पिछले जो महीने का करंट अफेयर था उसमें मैंने राष्ट्रपति के लिए सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बताए थे। इस बार उपराष्ट्रपति के बता देंगे आपको। तो ये उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे राजस्थान से ही है और थोड़े दिन पहले इन्होंने अपने गाँव पे विजिट की थी, गाँव में विजिट किया था। इनकी यात्रा भी रही है राजस्थान में, तो और भी इम्पोर्टेंट उसके लिहाज से हो जाते हैं क्योंकि चर्चा में रहे थे। इनके बारे में हम सारी जानकारी देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उस उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के बने हैं। तो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। 14th नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और इससे पहले किसी पद पे थे क्या? तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, आपको पता होगा पहले से ही काफ़ी चर्चा में रहते थे उस टाइम पे भी। ये ममता बनर्जी से जो कॉन्फ्लिक्ट के कारण हमेशा चर्चा में बने रहते थे। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे ये। उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन से पक्ष से खड़े थे ये? तो दो पक्ष है हमारे मुख्यतः, एनडीए और यूपीए। तो यूपीए से तो ये नहीं थे, एनडीए से थे, ठीक है। एनडीए के प्रत्याशी थे। यूपीए से कौन था? तो ये मार्गरेट अल्वा थी यूपीए से। और ये पहले हमारे राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुके हैं, मार्गरेट अल्वा। और एनडीए से कौन थे? तो ये जगदीप धनखड़ जी थे। और बाद में एनडीए के प्रत्याशी जो थे जगदीप धनखड़, वो ही उपराष्ट्रपति बन गए, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं कि राजस्थान में किस जिले से हैं। तो झुंझुनू जिले से हैं। उनका गांव कौन सा है? किठाना गांव है, ठीक है। किठाना गांव झुंझुनू जिले से हैं। राजस्थान विधानसभा में ये पहले सदस्य रह चुके हैं, अर्थात हमारे विधायक रह चुके हैं राजस्थान में, ये एमएलए रह चुके हैं। और एमएलए रहकर उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले ये दूसरे राजस्थानी हैं। एमएलए रहकर मतलब राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहकर उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले ये दूसरे राजस्थानी हैं। पहले कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत थे जो हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं राजस्थान के। वो भी ऐसे ही मतलब विधायक थे, अर्थात मुख्यमंत्री थे। तो वो फिर बाद में उपराष्ट्रपति बने थे। तो भैरव सिंह शेखावत के बाद में दूसरे व्यक्ति हैं जो विधायक रहकर उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं। अब हम भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं किस किस अनुच्छेद में, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये किस जो उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है, ठीक है। अनुच्छेद 63 में है। राष्ट्रपति का किस में था? अनुच्छेद 52 में था, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में था। उपराष्ट्रपति का है अनुच्छेद 63 में, ठीक है। तो ये उपराष्ट्रपति है, इसका काम क्या है? तो उपराष्ट्रपति का पद हमने वैसे अमेरिका से ग्रहण किया, ठीक है। भारत में उपराष्ट्रपति पहले कोई सिस्टम नहीं था जब उपराष्ट्रपति का, लेकिन बाद में ये देखा कि अगर राष्ट्रपति किसी भी कंडीशन में अपने पद पर नहीं रहता है, चाहे तो उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो देश के बाहर चला जाए, तो उस टाइम राष्ट्रपति का पद संभालना जरूरी है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष होता है तो वो पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया। पद बनाने के बाद में इसको पेमेंट तो देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। तो सोचा कि भाई फालतू में वेतन लेगा, इससे अच्छा इसको कुछ काम दे, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति पद पर है तब तक इसका कोई काम नहीं था, है ना, पहले। फिर बाद में सोचा गया कि इसको कुछ काम दे, तो एक काम निकाला गया इनके लिए कि इनको राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा का सभापति बना देते हैं, ठीक है। राज्यसभा का सभापति बना देते हैं इनको। और राज्यसभा में जो भी बैठकें वगैरह संचालित होंगी वो यही करेंगे, सभापति होंगे। पदेन सभापति हैं। पदेन सभापति का अर्थ क्या है कि उपराष्ट्रपति के पद पर हैं इसलिए ये सभापति हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी रहेगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, इसलिए इसको पदेन सभापति बोला जाता है। पदेन सभापति बोला जाता है। और इसलिए ये जो भी जगदीप धनखड़ जी हैं, अभी जो भी राज्यसभा की बैठकें होंगी उनमें जो आपको जो ऊपर वाली कुर्सी होती है, जो चेयरमैन की होती है, उस सभापति की होती है, उस पर बैठे दिखेंगे। तो राज्यसभा के पदेन सभापति यही है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता ही दिया कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है।
शपथ इनको कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इनकी निर्वाचन पद्धति क्या है? इनका चुनाव जो होता है ना वो कैसे होता है? तो ये जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसी तरीके से इनका भी चुनाव किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। ये आप इसको एक बार रट लेना, पूछेगा आपसे तो ये थोड़ा आप इसको ध्यान रख लेना। बाकी जब कभी भी पॉलिटी हम पढ़ेंगे तो आपको इसको विस्तार में बता दूंगा मैं। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कहीं पे भी पॉलिटी अगर किसी के हो एग्जाम में, जीके में, कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिनकी पद पे रहते ही मृत्यु हो गई है? तो ये ऐसे उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत। ठीक है, कृष्णकांत हमारे देश के 10वें उपराष्ट्रपति थे और एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता आजकल खूब न्यूज में था, आपने देखा ही होगा कल परसों जब मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर जो 8 चीते लाए गए थे उनको कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था, तो उस टाइम आपकी नज़रें उन पर रही होंगी। तो वो प्रोजेक्ट चीता काफ़ी पहले से ही चल रहा है, तो उसको ये न्यूज क्या है कि उसको पहला CSR मिल गया। ठीक है, CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व। जो भी कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं वो कुछ सामाजिक, जो भी समाज के लिए कुछ करें उसी को CSR बोला जाता है। इसके लिए एक CSR एक्ट बनाया गया है 2013 में। आपसे पूछे कोई कि भाई CSR एक्ट कब बनाया गया था? 2013 में बनाया गया था। उसी का एक आपसे पूछो कि उसी का एक अनुच्छेद है, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक रूल है, नियम है, उसके अनुसार कि जो भी कंपनी होगी उसको आपको जो टर्नओवर वगैरह है उसका 2%, ठीक है, 2% है वो आपको CSR के रूप में, समाज में शिक्षा के रूप में, ठीक है, आपको चिकित्सा के रूप में या फिर किसी भी समाज सेवा में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, समाज सेवा में आपको लगाना पड़ेगा। तो उसी के तहत प्रोजेक्ट चित्ता को किसी ने मतलब अगर पहली बार सहायता दी है ना तो वो इंडियन ऑयल है। ठीक है, इंडियन ऑयल ने प्रोजेक्ट चित्ता को CSR दिया है। ये ऐसा पहला कॉर्पोरेट है। ठीक है, पहला कॉर्पोरेट है। और ये आपकी जो ये कुछ शर्तें हैं इसकी कि कौन सी कंपनी CSR देगी वो आपके अभी काम करनी है, कभी जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। बाकी उसमें कुछ दे रखा है कि टर्नओवर के आधार पे कुछ आपका जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका कुछ 2% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट चीता जो है ना उसके अंतर्गत जो चीते लाए गए हैं वो कहाँ से लाए गए हैं? तो ये नामीबिया से लाए गए हैं। ठीक है, नामीबिया से लाए गए हैं। नामीबिया कहाँ पड़ता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। जैसे ये आपके पास अफ्रीका महाद्वीप है, आपका अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, इसी साइड में यहाँ पे आपके नामीबिया पड़ता है। ठीक है, नामीबिया यहाँ पड़ता है। इससे 8 चीते लाए गए हैं जिसमें से 5 तो क्या है फीमेल हैं और 3 मेल चीते हैं। इनको कहाँ पे रखा जाएगा? तो इनको कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। ठीक है, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। आपसे पूछा जा सकता है कि उन्हें कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट, ये अभी इसकी घोषणा हुई है, इसको लेकर MOU हुआ है। तो ये कहाँ लगाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के जो खंडवा जिला है ना वहाँ पे स्थापित करने की इसको घोषणा हुई है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ठीक है, वर्तमान में अगर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट देखें तो हमने लास्ट टाइम यही महीने बात की थी कि रामागुंडम तेलंगाना में लगाया है। किसने? NTPC ने। ठीक है, NTPC ने रामागुंडम तेलंगाना में लगाया है भारत का सबसे बड़ा तैरता पावर प्लांट। सॉरी, इसको फ्लोटिंग सोलर पैनल भी बोला जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पैनल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है नीतीश कुमार फिर बिहार के CM बने। नीतीश कुमार जो कि अभी भी CM थे बिहार के, फिर CM बन गए। तो कैसे बने हैं कुछ लोगों को पता होगा, थोड़ा सा मैं वापस बता देता हूँ इसको कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है JDU, जनता दल यूनाइटेड, उसने पहले बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखा था और इन दोनों पार्टियों के गठबंधन से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हुए थे। ठीक है, अब नीतीश कुमार ने क्या किया
बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया और आरजेडी, जो लालू यादव की बेटे की पार्टी है या लालू यादव की पार्टी है आरजेडी, ठीक है, जिसको राजग बोला जाता है, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ इन्होंने क्या कर दिया, राजद बोला जाता है, उन्होंने गठबंधन कर लिया नीतीश ने, और अब वापस मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बनने का इन्होंने रिकॉर्ड ही बना दिया है। 8वीं बार इन्होंने शपथ ली है, मुख्यमंत्री की 8वीं बार शपथ ली है। ठीक है, और आपसे थोड़ा सा इसके बारे में पूछा जा सकता है कोई एग्जाम में कि कौन बने हैं मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार बने हैं, 8वीं बार शपथ ली है। कौन सी पार्टी से हैं? जेडीयू से, जनता दल यूनाइटेड से। और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भाई उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? जिन्होंने आप उनको समर्थन दिया है। कौन है समर्थन देने वाले? तेजस्वी यादव। ठीक है, तेजस्वी यादव कौन है? लालू यादव के बेटे हैं, इनकी पार्टी है आरजेडी। ठीक है, आरजेडी। नेक्स्ट है हर घर जल योजना में पहला प्रमाणित राज्य। हर घर जल योजना, हर घर जल योजना जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि 2024 तक हम भारत के हर ग्रामीण घर तक नल द्वारा जल पहुंचा देंगे। ठीक है, नल द्वारा क्या पहुंचाएंगे? जल पहुंचाएंगे। 15 अगस्त 2019 को घोषणा की थी। 5 साल के लिए विजन रखा था 2024 तक, है ना। उसके लिए हर घर जल योजना में पहला प्रमाणित राज्य। प्रमाणित राज्य का अर्थ क्या है कि हमने पूरा कर दिया और उसको सरकार ने सर्टिफाइड कर दिया। ठीक है, प्रमाणित कर दिया है सरकार ने कि हाँ भाई गोवा ने हर घर जल योजना में सभी घरों को नल द्वारा जल प्रोवाइड करा दिया है। तो ये पहला राज्य कौन बना है? गोवा बना है। पहला यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ये आपको पता ही होगा कि दोनों ही एक ही हैं। 2020 में इनको एक बना दिया गया था। पहले दादरा और नगर हवेली अलग यूटी था, दमन व दीव अलग यूटी था। ठीक है, लेकिन 2020 में इनको मिलाकर एक ही यूटी बना दिया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन के बारे में हम कुछ देखते हैं। जल जीवन मिशन पीएम मोदी द्वारा जो 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था, उसी के तहत हर घर जल योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नियमित जल उपलब्धता। ठीक है, हमारे जल शक्ति जो मंत्री कौन है तो आपको पता होगा, काफी न्यूज में रहते हैं, राजस्थान के ही हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट 5140 का नाम परिवर्तित। ठीक है, 5140 जो पॉइंट है उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ये कौन सा पॉइंट है? अगर आपने जो LOC कारगिल मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा, और या फिर वैसे भी आपने न्यूज में सुना होगा, जो कारगिल युद्ध हुआ था ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई चोटी थी तो वो 5140 थी, जो कि कहाँ स्थित है? द्रास सेक्टर में स्थित है। ठीक है, द्रास सेक्टर में स्थित है और कारगिल युद्ध के दौरान काफी इंपॉर्टेंट चोटी थी ये 5140। ठीक है, 5140 नाम से चोटी थी ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम थी। इसका नाम परिवर्तित कर दिया है, तो नाम परिवर्तित करके गन हिल इसका नाम रखा गया। ठीक है, गन हिल नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? गन हिल नाम रखा गया है। ठीक है, और आपको अगर कोई पूछे कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था वो क्या था? ऑपरेशन विजय दिवस, ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय जो था ना ये कब स्टार्ट हुआ था? 3 मई से। ठीक है, 3 मई को स्टार्ट हुआ था और 26 जुलाई 1999 को, मतलब ये पूरा जब भारत ने अपनी जीत की घोषणा की तो ये पूरा हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन विजय 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक चला था। ठीक है, किससे संबंधित है? तो कारगिल युद्ध में से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम। उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम, संस्कृत ग्राम क्या है? तो जो उत्तराखंड की जो सरकार है, यूके सरकार, मतलब उत्तराखंड सरकार लिख रखा है, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। यूके सरकार ने प्रत्येक जो जिला है उत्तराखंड का, उसमें एक गांव को उन्होंने क्या कहा है कि हम संस्कृत ग्राम बनाएंगे। ठीक है, संस्कृत ग्राम बनाएंगे। संस्कृत ग्राम क्या होगा? तो इस गांव में जो भी लोग रहेंगे ना, उनकी जो संचार की भाषा होगी ना, वो जो लोग होंगे वो आपस में केवल संस्कृत में ही बात किया करेंगे। हर प्रकार का जो भी कन्वर्सेशन उनका होगा संस्कृत में ही किया जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उनको एक संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा, हर जिले में एक संस्कृत ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो है अगस्त्यमलाई नया हाथी रिजर्व। अगस्त्यमलाई नया हाथी रिजर्व, तो ये अगस्त्यमलाई पहले भी काफी चीजों में चर्चा में रहता है। तो अगस्त्यमलाई जो हाथी रिजर्व बनाया गया है वो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व किस
राज्य में स्थित है? नया बनाया है हाल ही में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, चंडीगढ़ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। किसने किया है? तो भाई पंजाब व हरियाणा सरकार ने सम्मिलित रूप से किया है। पंजाब व हरियाणा सरकार ने किया है। क्या नाम रखा है? तो भाई अब शहीद भगत सिंह के नाम पे उनका नाम रखा जाएगा। ठीक है, शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। थैंक यू एवरीवन हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो। थोड़ी वॉइस कम थी क्योंकि मेरा गला खराब है, मैं थोड़ा सा फीवर और खांसी जुकाम को सफ़र कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया था। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन। और जल्दी हम जो राजस्थान का जो करंट अफेयर है सितंबर 2022 का, वो भी लेके आ रहे हैं, और उसमें हम क्रोनोलॉजी और सुजस दोनों को सम्मिलित करेंगे। जैसे पिछले महीने में काफ़ी लोगों ने इसको प्यार दिया था, इस बार भी आप जरूर देखना, और आपको जरूर सफलता मिलेगी एग्जाम में। आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन।